क्या सोशल मीडिया एप्स चुपके से आपकी बातों को सुनती हैं और हम इंसानों को आखिर नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज जल्द से जल्द अर्थ से दूर क्यों ले जाना चाहती हैं? साथ ही साथ आज हम इस चीज को भी डिकोड करेंगे कि क्या वास्तव में भूतों का भी देहांत होता है। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज की वीडियो होने वाली है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर कीजिएगा। गाइस, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपको अपने दिमाग को एकदम से गॉड मोड पर ले जाकर एक्टिवेट करना है, तो शायद आप में से बहुत से लोग बादाम खाना शुरू कर दें या फिर ब्रेन की एक्सरसाइज को करना शुरू कर दें। बट व्हाट इफ कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर आपको अपने दिमाग को एकदम से गॉड मोड पर ले जाकर फुल एफिशिएंसी के साथ इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए आपको पर्टिकुलरली दोपहर में एक टाइम पर बस सोना पड़ेगा। एक्चुअली गाइस, साल 1984 में यूएसए के रिसर्चर्स ने इंसानी दिमाग की वर्किंग के ऊपर जब रिसर्च करना शुरू किया, तो एक्सीडेंटली उन्होंने ये देखा कि जो इंसान दोपहर में 1 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच अगर पावर नैप ले लेता है, तो उसकी वर्किंग एफिशिएंसी जो होती है ना, वो दूसरे लोगों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा शानदार हो जाती है। एक्चुअली गाइस, हमारे दिमाग की एक सर्केडियन रिदम होती है जो कि हमारी डेली रूटीन से ना बिल्कुल ही अलग होती है। सिंपल लैंग्वेज में हमारा जो दिमाग है ना, उसने हर एक ऑर्गन को रिपेयर करने के लिए एक अलग टाइम स्लॉट बुक कर रखा है। जैसे कि बात अगर लिवर की करूं, तो आपके सोने के 2 घंटे के बाद बॉडी को वो डिटॉक्स करना शुरू करता है। स्किन की बात की जाए तो स्किन का जो रिपेयरमेंट होता है ना, वो लेट नाइट होता है। हमारी आंखों की जो हेल्थ है वो अर्ली मॉर्निंग में इंप्रूव की जाती है। अब इस कंडीशन में आप भर भर के न्यूट्रिशन वाली मेडिसिन खा लीजिए, भाई साहब आपका दिमाग अगर किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन को रात में रिपेयर करता है ना, तो धरती आसमान एक हो जाए, वो दिन में कभी भी उस चीज को रिपेयर नहीं करेगा। अब यहां पर मैं बात क्लियर कर दूं कि ये चीज चोट के ऊपर अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि चोट को रिपेयर करना और बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को रिपेयर करना, ये दोनों ही अलग अलग चीजें होती हैं। अब अमेजिंग बात यह है गाइस कि जो दोपहर का 1 से 2:30 बजे तक का टाइम होता है ना, ये दिमाग खुद को रिपेयर करने के लिए निकालता है। अब इस कंडीशन में अगर कोई भी इंसान सिर्फ 10-15 मिनट या आधे घंटे की पावर नैप ले ले, तो उसका स्ट्रेस 50 से 60% तक कम हो जाता है। और साइंस तो ये भी कहती है कि अगर इंसान जल्दी जल्दी बीमार हो रहा है और इस वक्त अगर वो डेली सोने लगे ना, तो भाई साहब उसकी हेल्थ काफी ज्यादा इंप्रूव भी हो जाती है। अब गाइस, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हमारे पेरेंट्स अक्सर ये कहते हैं कि अगर दिमाग को तेज करना है तो बादाम खाया कीजिए। तो चलिए आज एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप अपने छोटे किसी भी भाई बहन को पकड़िएगा और उसको डेली 2 महीने तक सुबह बादाम खिलाइएगा और खुद कोशिश कीजिएगा कि आप 1 से 2:30 बजे के बीच सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट की पावर नैप लें। मैं इस चीज को लिख कर दे सकता हूं, 2 महीने के बाद आपका दिमाग आपके छोटे भाई बहन के कंपैरिजन में ना कम से कम 10 गुना ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा होगा। और इसके तमाम आर्टिकल्स आपको ऑथेंटिकली इंटरनेट पर भर भर कर भी देखने को मिलेंगे। और इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज भी बता दूं, आपने बहुत जगह ये सुना होगा कि बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां की कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉइज को दोपहर में पावर नैप लेने का गैप देती हैं। तो भाई साहब, आप किसी भी कंपनी के रूल को उठाकर देख लीजिए, जो पावर नैप देने का टाइम है ना, ये हमेशा ही 1 से 2:30 बजे तक का होगा। क्योंकि भैया उनके पास ऑलरेडी बड़े बड़े रिसर्चर्स मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि अगर एक इंसान को निचोड़कर उससे मैक्सिमम काम निकालना है ना, तो भैया उन्हें सुलवाओ। कब सुलवाओ? दोपहर 1 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच। बट अनफॉर्चुनेटली इस रिसर्च को कभी खुलकर दुनिया के सामने नहीं लाया जाता। क्यों? क्योंकि देखो, जो गद्दी पर बैठे हुए हैं ना, वो बड़े बड़े लोग हैं। ये रिसर्च अगर कॉमन हो गई और लोगों ने इस प्रैक्टिस को फॉलो करना शुरू कर दिया ना, तो उनकी पावर और गद्दी दोनों ही खतरे में आ जाएंगी। गाइस, जो एलोन मस्क है ना, वो मार्स पर जाना चाहते हैं। रशिया की स्पेस एजेंसीज अपने अलग ही प्लैनेट्स पर जाना चाहती है। और नासा की बात की जाए तो भाई उन्होंने तो 4-5 प्लैनेट्स को मार्क कर रखा है जहां पर वो हम इंसानों को फ्यूचर में बसाना चाहते हैं। और गाइस देखो, ऐसे जो मिशन है ना, वो आजकल काफी ज्यादा कॉमन हो चुके हैं। हर दूसरे दिन हमें कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को मिलता है। लेकिन अगर आप इन तरीके के मिशंस की ट्रैक रिकॉर्ड पर नजर डालेंगे, तो आपको यह पता चलेगा कि पिछले 10 से 15 सालों में ना, इन तरीके के जो मिशंस हैं उनको बहुत रैपिड पेस से किया जा रहा है। मतलब कि दुनिया की सभी स्पेस एजेंसीज एक तरीके से उतावली हैं हम इंसानों को किसी दूसरे प्लेनेट पर बसाने के लिए। पर क्यों? एक्चुअली गाइस, अगर आप नॉर्मली हमारे प्लेनेट अर्थ के बारे में पढ़ेंगे ना, तो आपको भर भर कर ऐसे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे जिसमें आपको यह बताया जाएगा कि एग्जैक्टली हमारी अर्थ कितनी पुरानी है। लेकिन आप मुझे यह बताइए कि इंटरनेट पर कितने ही ऐसे आर्टिकल मौजूद हैं जो ये बताते हो कि हमारे अर्थ के एग्जैक्ट कितने दिन बचे हैं? भाई साहब, ना के बराबर। क्यों? वो भी बताता हूं। एक्चुअली गाइस, हमारी जो ये अर्थ है ना, वो अपनी 50% से ज्यादा लाइफ ऑलरेडी जी चुकी है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर ये मान ले कि हमारे अर्थ को 100 साल तक जीना है ना, तो इस समय हमारी अर्थ की जो एज होगी वो अप्रोक्सीमेटली 60 से 65 साल के आसपास होगी। यानी कि टेक्निकली हमारी जो अर्थ है ना, उसकी एज अब सिर्फ 35 से 40 साल ही बची है। हालांकि ये बात अलग है कि वो 40 साल का जो समय है ना, वो भी अपने आप में काफी ज्यादा लंबा है। बट टेक्निकली वो समय इतना ज्यादा लंबा नहीं है जितना शायद हमें और आपको खुलकर पढ़ाया जाता है। और गाइस, यही
एक सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए आप किसी भी देश की स्पेस एजेंसीज को उठाकर देख लीजिए, उनका प्राइमरी मोटिव आज की डेट में नए प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करने से कहीं ज्यादा ऐसे प्लैनेट्स को ढूंढना है जहां पर फ्यूचर में हम इंसानों को बचाया जा सके। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो प्लैनेट अर्थ है ना, ये प्रैक्टिकल बेसिस पर अब अपने बुढ़ापे की दहलीज पर आ चुका है। गाइस, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस पूरी दुनिया की या पूरी यूनिवर्स की अभी तक की डिस्कवर की गई सबसे ज्यादा पावरफुल चीज कौन सी है, तो शायद आप में से बहुत से लोग क्वांटम कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी की तरफ अपने दिमाग को लेकर जाएं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल मशीनरी कहीं बाहर नहीं बल्कि हम इंसानों के शरीर के अंदर है, जिसे हम और आप ब्रेन यानी कि दिमाग के नाम से जानते हैं। एक्चुअली गाइस, हमारे छोटा सा ब्रेन इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व करने के साथ साथ इमोशनल और क्रिएटिविटी को भी जन्म देता है। पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर हमारे इस ब्रेन की मैक्सिमम लर्निंग कैपेसिटी कितनी है? मतलब कोई तो लिमिट होगी ना। तो गाइस, रिसेंटली कंडक्ट की गई स्टडीज के अकॉर्डिंग एक इंसानी ब्रेन अगर चाहे तो 30 करोड़ बुक्स की सारी इंफॉर्मेशन को कंठस्थ याद कर सकता है। मतलब कि अगर आपका ब्रेन फुल एफिशिएंसी पर काम कर रहा हो ना, तो आज की डेट में जितनी नॉलेज 30 करोड़ बुक के अंदर आएगी, आपको वो फिंगर टिप्स पर याद होगी। अब सुनने में ये चीज आपको भले ही बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग सी लग रही होगी, बट एक्चुअली में ना ये अब उतनी ज्यादा इंप्रेसिव रही नहीं। एक्चुअली गाइस, अगर आप पास स्टैट्स को देखेंगे तो क्योंकि हम हमारे ब्रेन को अब मैक्सिमम कैपेसिटी पर यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है ना, ये बढ़ने की बजाय अब कम हो रही है। क्योंकि जहां आज से 30 साल पहले हमारा ब्रेन लगभग 40 करोड़ किताबों को लर्न कर सकता था, तो वहीं अब ये पावर घटकर रह गई है सिर्फ 30 करोड़। और अगर ऐसा ही चलता गया तो शायद आगे आने वाले समय में ये पावर करोड़ों की बजाय लाखों में रह जाए। और ऐसा सिर्फ इसलिए गाइस क्योंकि आज की डेट में हम है ना हमारे दिमाग का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे। आप अपने दादा से पूछिएगा, पूर्वजों से पूछेगा, उनको दूसरे फोन के जो नंबर होते थे ना, वो भाई याद रहते थे, एड्रेस याद रहता था, लोगों के कैरेक्टर जैसे होते हैं ना, वो सारी चीजें याद रहती थी। आज की डेट में क्या हो रहा है, सब कुछ काम फोन कर रहा है, तो हमें अब ज्यादा लोड लेने की जरूरत पड़ नहीं रही ब्रेन पर। और ये बात पूरी तरीके से क्लियर है कि अगर आप ब्रेन का इस्तेमाल ज्यादा अच्छे से नहीं करेंगे ना, तो उसकी जो वर्किंग एफिशिएंसी या लर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़ने की बजाय घटेगी। और आज की डेट में वही हम इंसानों के साथ हो भी रहा है। तो इस चीज को हमें हर हाल में सुधारने की जरूरत है। गाइस, इस दुनिया में जितने भी इंसान है ना, वो देखो अलग अलग पर किसी ना किसी चीज से तो जरूर ही डरते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, हो सकता है कि मुझे अंधेरे से डर लगता हो पर आपको ना लगता हो। मतलब कि जब एक इंसान पैदा होता है और इस सोसाइटी में आता है ना, तो उसकी वर्किंग एक्सपीरियंस के हिसाब से उसका जो दिमाग है वो अलग अलग चीजों के हिसाब से अपने डर को डेवलप करता है। और इसलिए भी किसी इंसान को किसी चीज से डर लगता है, जबकि दूसरे इंसान को उसी चीज से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। और उसी की टच पर क्या आपको पता है कि हम जो इंसान है ना, वो दो डरों के साथ इनबिल्ट ही पैदा होते हैं। पहला, ऊंचाई से नीचे गिरने का डर, और दूसरा सडनली तेज आवाज आने का डर। अब गाइस देखो, पैदा होने के बाद अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डर डेवलप होना, तो चलो ये कॉन्सेप्ट तो फिर भी समझ में आता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर हम इंसानों के साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये जो दो डर है ना, ये ऑलमोस्ट आपको हर एक इंसान में देखने को मिलेंगे। एक्चुअली गाइस, इसके पीछे का जो रीजन है ना, वो हमारा दिमाग नहीं बल्कि हमारे जेनेटिक्स हैं, जिसे एपिजेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। और बेसिकली ये जो डर होता है ना, ये पीढ़ी दर पीढ़ी इंसान अपने बच्चों के अंदर ट्रांसफर करता है। अब ये कैसे हुआ वो भी आपको समझाता हूं। एक्चुअली में शुरुआती दौर में हमारे जो पूर्वज होते थे ना, वो जमीन पर या फिर घरों में तो रहते नहीं थे, क्योंकि उस समय देखो, उस समय टेक्नोलॉजी जो थी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी। तो उस कंडीशन में हमारे जो पूर्वज होते थे वो अक्सर जंगली जानवरों से बचने के लिए पेड़ की डाल के ऊपर जाकर सो जाया करते थे। अब इस कंडीशन में क्या होता था ना कि कभी कभी सोते सोते वो डाल से नीचे गिर जाया करते थे। और यहीं से ही जो ऊंचाई से नीचे गिरने वाला डर है ना, ये हम इंसानों में इनबिल्ट आज भी मौजूद है। हमें कभी भी ऐसे सपने भी आते हैं ना, तभी हम अचानक से उठ जाते हैं। ये वही डर है जो जेनेटिक्स के थ्रू आज हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। एंड गाइस, बात अगर अब दूसरे डर की जाए तो देखो, उस समय लोगों को जिंदा रहने के लिए ना अक्सर शिकार पर जाना पड़ता था। और जो जंगली जानवर होते हैं उनका ना एक अलग पैटर्न होता है, वो घात लगाकर चुपके से हमला करते हैं। तो इस केस में हमारे जो पूर्वज होते थे वो विस्लिंग या फिर अलग अलग आवाजों का इस्तेमाल करते हुए ये बताते थे कि भाई देखो, आसपास कोई जंगली जानवर मौजूद है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में उस समय सडन आवाज का सुनना इक्वल्स टू कोई ना कोई खतरा आसपास मौजूद होना। अब गाइस, क्योंकि ये चीज काफी लंबे समय तक और ऑलमोस्ट हर एक इंसान के साथ हुई है ना, तो ये चीज अब दिमागी रूप से निकलकर हमारे जेनेटिक्स में शामिल हो गई। और ये ठीक वैसा ही है जैसे आज की कंडीशन में अगर कोई भी पेरेंट अंधेरे से डरते हैं और वो अपने बच्चे को अंधेरे में जाने ही नहीं देते, इसके बाद जब उस बच्चे का भी बच्चा होता है तो वो उसे भी अंधेरे में नहीं जाने देता, तो इसके बाद जो अगली पीढ़ी आएगी ना भाई साहब, आप उसको बोलना कि अंधेरे में बिंदास जा, वो कांप जाएगा अंधेरे में जाने से। क्यों? क्योंकि अब ये जो डर है ना, ये अब उसके दिमाग में नहीं रहा बल्कि उसकी जेनेटिक्स में शामिल हो चुका है। और गाइस, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए आज की डेट में अगर आप किसी अजीब चीज से डरते हो या कोई ऐसा डर है जो नॉर्मली लोगों में नहीं होता ना, तो बहुत बड़े केसेस पर ये पॉसिबिलिटी है कि आपके जो दादा हो या पूर्वज हो, उन्होंने अपनी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा डर फेस किया हो जिसकी वजह से वो डर जेनेटिकली
आज की डेट में आप फील कर रहे हैं, Which is really strange। क्या सोशल मीडिया ऐप्स सीक्रेटली हमारी बातों को सुनती हैं? वेल गाइस, आज इस टॉपिक को मैं सिर्फ इसीलिए कवर कर रहा हूं क्योंकि आज से कुछ दिन पहले दिवाली थी, जैसे आपको पता ही था। तो स्टूडियो में मैं और मेरा फ्रेंड बैठकर ये डिस्कस कर रहे थे कि दिवाली के बाद हम पार्टी करने कहां पर जाएंगे। एंड सरप्राइजिंगली मैंने ये बोला कि देखो, जिस सिटी में मैं रहता हूं, मैंने उसका नाम लिया और मैंने बोला कि उस सिटी में कोई नया कैफे या रेस्टोरेंट खुला होगा ना, तो वहां पर पार्टी करने जाएंगे। अब सरप्राइजिंगली इस कॉन्वर्सेशन के बाद जब मैंने अपना फोन उठाया और उसमें एक सोशल मीडिया ऐप को देखा, तो भाई मेरी जो फीड थी ना, वो टोटल चेंज हो चुकी थी। और जहां एक तरफ मेरे पर एजुकेशनल या हेल्दी कॉमेडी वाला कंटेंट आता था ना, उस समय मेरे पास ऐसे फूड व्लॉगर्स या रिव्यूअर्स के मतलब वीडियोस आ रही थी जो मेरे ही सिटी में अलग अलग रेस्टोरेंट में जाकर रिव्यू कर रहे थे। जिससे गाइस कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन तो जरूर खड़ा हुआ कि भाई मेरे फोन को या इस ऐप को कैसे पता है कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। एंड सरप्राइजिंगली गाइस, जैसे ही ऑनलाइन जाकर मैंने इस चीज के बारे में पढ़ना शुरू करा, तो देखो सीधी सी बात है कि जो सोशल मीडिया ऐप्स है ना, वो तो क्लियरली कभी भी नहीं बोलेंगी, क्योंकि अगर उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया तो उसी दिन उन्हें अपना बोरिया बिस्तर उस कंट्री से समेटना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप पब्लिक सेक्टर वाली वेबसाइट्स के ऊपर जाओगे, एक आर्टिकल्स देखोगे, तो वहां पर आपको भर भर कर ऐसे आर्टिकल देखने को मिलेंगे जहां पर लोगों ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि हाँ भाई, वो जिस भी चीज के बारे में सोचते हैं या बातें करते हैं ना, पर्टिकुलरली वो एप्स उन्हीं तरीके के एड्स या फिर वीडियोस को उन्हें दिखाने लगती है। सो नाउ द पॉइंट इज दिस कि क्या फोन हमारी बातों को सुनता है, एंड इफ यस, तो वो किस हद तक हमारे बारे में जानता है। एक्चुअली गाइस देखो, इस दुनिया में जितनी भी सोशल मीडिया एप्स है ना, उन सभी का ये एम है कि वो ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक यूजर को अपनी जो ऐप है ना, उससे बांध कर रखें। अब सिंपली अगर इन एप्स को ये पता हो कि आपका मूड कैसा है, आप किस चीज के बारे में सोच रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, और उसी के ही सराउंडिंग आपको कंटेंट वो ऐप दिखाने लगे, तो भाई सिंपल सी बात है कि आप बहुत लंबा समय उस ऐप के ऊपर स्पेंड कर लेंगे। और कहीं ना कहीं आपको ये भी लगेगा कि भाई बस यही एक ऐसी ऐप है ना जो एक्चुअली में मेरे इमोशन को समझती है, मेरे दिल के बहुत करीब है। अब यहां पर ना बहुत से लोग ये भी सोच सकते होंगे कि क्या आकाश भाई ऐसी हवा में फेंक रहे हो, ऐसा थोड़ा ना कुछ होता है, इसका कोई प्रूफ भी है। तो गाइस आप एक काम करना है, इस वीडियो के खत्म होने के बाद एक वेब सीरीज है द सोशल डिलेमा, और पहले बोल दे रहा हूं मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बहुत पुरानी सीरीज है, शायद 19-20 में आई होगी। आप जरा उस वेब सीरीज को देखना, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है उसके अंदर क्या है कि जो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, इनके उन एम्प्लॉयज़ को बुलाया गया है जिन्होंने, होता है ना एक टाइम के बाद क्विट कर देते हैं जॉब को, जो सीनियर पोस्ट पर होते हैं, तो उनको बुला करना, उनसे कुछ तीखे सवाल पूछे गए। एंड सरप्राइजिंगली भाई साहब, आप ये जानकर कांप जाओगे, लेकिन उनके अकॉर्डिंग ना आपका जो ये फोन है ये आपके बारे में बहुत कुछ जानता है। क्योंकि गाइस इस इंटरव्यू से बात पूरे तरीके से क्लियर होती है कि जो ये सोशल मीडिया ऐप्स है ना, ये ना सिर्फ आपकी बातों को सुनती हैं, बल्कि आपके घर में कितने लोग हैं, आप कहां पर रहते हैं, आप किस समय फ्री होते हैं, आपकी मंथली इनकम क्या है, आप किस सेक्टर में पढ़ाई या फिर जॉब करते हैं, आपके कितने बच्चे हैं, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर नहीं, ये सारी ही इंफॉर्मेशन इन सोशल मीडिया ऐप्स को पता होती है। और मेजर ट्विस्ट पता है गाइस क्या है, कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ना हम ही इस चीज की परमिशन इन ऐप्स को दे देते हैं। अब ये कैसे होता है, चलिए वो भी बताता हूं। नॉर्मली गाइस इस वीडियो को खत्म करने के बाद ना आप एक काम कीजिएगा, अपनी सेटिंग के अंदर जाइएगा, वहां पर अपने अकाउंट मैनेजर के अंदर जाइएगा, गूगल अकाउंट पर क्लिक करिएगा और उसके अंदर डेटा प्रिवेसी, जो डेटा अपना प्रिवेसी का टैब है ना, उस पर क्लिक करना। इसके बाद आप ये देखोगे कि वहां पर ना आपको वेब एंड ऐप एक्टिविटी दिखेगी, उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। आप जैसे उसके अंदर जाएंगे तो आपको एक और ऑप्शन दिखेगा जिसमें लिखा होगा इंक्लूड वॉइस एंड ऑडियो एक्टिविटी। अब डिफॉल्ट बेसिस पर ना ये चेक होगा, और इसका मतलब ये होता है कि आप अपने फोन को या फिर एप्स को और बेहतर बनाने के लिए ना अपने माइक का एक्सेस दे रहे हैं, अपनी आवाजों को जो है उन्हें उन तक पहुंचा रहे हैं। और यही वो सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए, जैसे हम कहते हैं ना ओके गूगल या हे सीरी, हम ये कहते हैं ना, हमारा फोन तुरंत ही एक्टिवेट हो जाता है। मेरा फोन वहां पर रखा हुआ है, एक्टिवेट हो भी चुका है वो। तो इस केस में पता है क्या है, देखो वो परमानेंटली हमारी बातों को सुन रहे हैं ना, तो वो एक्चुअली में डेटा जा गा रहा है। तो गाइस यहां तक ये बात तो क्लियर हो गई कि जी हाँ, सोशल मीडिया ऐप्स हमारी जो कॉन्वर्सेशन है वो सुनती हैं। चलो ये बात भी हमें समझ में आती है कि चलो सोशल मीडिया ऐप को तो हमारे को ज्यादा हुक करना होता है अपने ऊपर, इसलिए वो हमारे मूड के बारे में जानने के लिए जो है सुनती रहती है। लेकिन हमारी एज क्या है, हमारी फैमिली में कितने लोग हैं, हम सब कहाँ रहते हैं, इन सारे डेटा का आखिर किया क्या जाता है। एक्चुअली गाइस ये जो डेटा होता है ना, इसका यूज आपको सटीक एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए किया जाता है। फॉर एन एग्जांपल, आप खुद भी इस चीज को देखिएगा कि अगर आपकी मंथली इनकम 40,000 या 50,000 रुपए है, तो आप किसी भी अगर ऐप के ऊपर या फिर वेबसाइट के ऊपर जाएंगे ना, तो वहां पर आपको कोई भी ऐसा प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलेगा जिसकी वैल्यू 70,000 या 1 लाख हो, एज फार एज कि आपने उसके बारे में सर्च ही किया हो। पर अगर बहुत से ऐसे प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे जिसकी वैल्यू 2,000 रुपए, 3,000 रुपए या 500 रुपए होगी। क्यों? क्योंकि एक्चुअल बेसिस पर उस ऐप को या उस एडवर्टाइजमेंट वाले सिस्टम को यह पता है कि आपकी मंथली इनकम कितनी है और आप कितना एक्सपेंड उसके ऊपर कर सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि भले ही आपको ये लगता हो कि एंड्रॉइड और ये ऐप्स तो है ना, ये सारी पूरे तरीके से फ्री हैं, तो मैं आपको बता दूं कि व्हेन द प्रोडक्ट इज फ्री
देन माय फ्रेंड यू आर द प्रोडक्ट। तो गाइस देखो, अब वो समय आ चुका है कि हमें ना थोड़ा सा अवेयर हो जाएं इस चीज को लेकर, और मार्केट में ऑलरेडी बहुत सी ऐसी एप्स मौजूद हैं जो कि आपके माइक्रोफोन या कैमरा को टोटली डिसेबल कर देती हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि आपको अपने फोन का या माइक्रोफोन का इस्तेमाल लंबे समय तक नहीं करना है, तो उन एप्स को आप एक्टिवेट जरूर कर सकते हैं, जिससे हमारी जो पर्सनल कॉन्वर्सेशन है ना यार, वो इन एप्स के सिस्टम तक एटलीस्ट ना पहुंच पाए। यहां पर ये बात क्लियर कर दूं कि कोई वहां पर्टिकुलर इंसान नहीं है जो आपकी बातों को सुन रहा है, लेकिन आपका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है और एल्गोरिथम उसी हिसाब से आपको चीजें सर्व कर रहा है, जो टेक्निकली प्रिवेसी के हिसाब से सही नहीं है। गाइस, क्या कभी आपने इस चीज को नोटिस किया है कि हमारे दादा या परदादा या पूर्वजों के समय जो हवेली या किले भूतवा हुआ करते थे, आज की डेट में वो किसी खंडर से कम नहीं है, क्योंकि ना ही वहां पर ऐसी कोई एक्टिविटी आज की डेट में हमें दिखती है। एंड इवन बहुत से डेयरिंग लोग तो व्लॉग बनाने के लिए, व्यूज के चक्कर में इन तरीके की जो बिल्डिंग्स हैं उनमें रात रात भर रुक भी जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी भूतिया वाला एविडेंस देखने को नहीं मिलता। अब गाइस देखो, यहां पर ना दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। पहला, या तो वो भूत उस हवेली को या उस जगह को छोड़कर जा चुका हो, अगर भूत होते हैं तो। बट गाइस देखो, ये जो पॉसिबिलिटी है ना, ये थोड़ी सी अजीब है, क्योंकि हमारा जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उससे बात पूरी तरीके से क्लियर हुई है कि जो इस तरीके की एनर्जीज होती हैं या इस तरीके के जो भूत होते हैं ना, वो कभी भी अपनी जगह को नहीं छोड़ते। तो अब बात करते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी की तरफ कि शायद फिर इस केस में जो वो भूत है उसका देहांत हो चुका हो। वेल गाइस, अब ये जो दूसरी पॉसिबिलिटी है ना, इसको पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स और काफी हद तक साइंस भी मानती है। अब गाइस देखिए, इस फैक्ट को पूरा करने से पहले मैं क्लियरली बोल दूं कि मैं ना ही भूतों में बिलीव करता हूं और ना ही उनके वजूद से पीछे हटता हूं, क्योंकि भाई देखो, सीधी सी बात है कि हमारी साइंस भी ना इस चीज को आज तक डिकोड नहीं कर पाई। हमारी साइंस खुद बीच में झूल रही है, जहां पर अगर एनर्जी के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो हाँ, भूत मौजूद होते हैं, लेकिन अगर आप साइंस की मोरल वैल्यूज को निकाल कर देखोगे तो साइंस कभी भी नहीं मानेगा कि भूत या इविल स्पिरिट जैसी कोई भी चीज मौजूद होती है। तो सॉरी टू से दिस गाइस, बट जब हमारी साइंस ही इस चीज को प्रूव नहीं कर पा रही, तो भाई मैं तो एक आम इंसान हूं, तो मैं कैसे कह दूं कि भूत होते हैं, या मैं कैसे कह दूं कि भूत नहीं होते, क्योंकि बहुत से लोगों ने तो एक्सपीरियंस भी किया है। लेकिन वहीं गाइस, अगर आप एनर्जी पर्सपेक्टिव से देखेंगे ना, तो शायद साइंस वो सबसे बड़ा हथियार होगा जो ये प्रूव करके आपको दे देगा कि एक्चुअली में इस दुनिया में भूत मौजूद होते हैं। एक्चुअली गाइस, अभी रिसेंटली ब्रिटेन और अमेरिका में मौजूद पैरानॉर्मल रेस्क्यू रिसर्च के हेड और पीएचडी स्कॉलर ब्रायन स्टर्लिंग वीट ने दुनिया भर के बड़े बड़े पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को बुलाकर उनसे ये जानने की कोशिश करी कि भाई अभी तक का उनका मैक्सिमम कितने भूत पुराने, मतलब कितना साल पुराने वाले भूत से इंटरेक्शन हुआ है। एंड सरप्राइजिंगली इस आंकड़े में ये बात सामने आई कि वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे, उन्होंने ये बोला कि उन्होंने 50 साल पुराने, 60 साल पुराने या मैक्सिमम 90 या 95 साल पुराने भूतों से बात की है। अब गजब बात यह है दोस्तों कि जिस बंदे ने उन्हें इस मीटिंग में बुलाया था ना, उसने भी अभी तक सबसे पुराने एक 97 साल के बुजुर्ग लेडी भूत से ही बात की थी। यानी कि बात पूरी तरीके से क्लियर हुई कि 100 साल से पुराने भूत से किसी भी इंसान ने इंटरेक्शन करने की बात नहीं की थी, जिससे इस एक्सपेरिमेंट या फिर मीटिंग से यह बात तो पूरी दुनिया के सामने आ गई कि एक्चुअली में भूतों का भी देहांत होता है, जो कि 90, 100 या 110 साल के बाद एक तरीके से उनका वजूद ही इस दुनिया से खत्म हो जाता है। तो गाइज, ये तो बात हो गई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की। अब जरा इस पॉइंट पर हम थोड़ा सा साइंस की तरफ मुंह करते हैं। एक्चुअली गाइज देखो, साइंस जो है ना, वो क्लियरली बोलता है कि एनर्जी इस पूरी दुनिया में अलग अलग फॉर्म में मौजूद होती है। अब देखो, एनर्जी को हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, एनर्जी के फॉर्म को हम चेंज तो जरूर कर सकते हैं। अब इस चीज को एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए एक रूम है जिसके अंदर भर भर कर नेगेटिव एनर्जी मौजूद है, लेकिन उस रूम के चारों ही तरफ कलेक्टिव पॉजिटिव एनर्जी मौजूद है। तो अब इस केस में क्या होगा, 10 साल बाद, 20 साल बाद या 30 साल के बाद कमरे के अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी होगी ना, वो भी धीरे धीरे पॉजिटिव एनर्जी में चेंज होने लगेगी। क्योंकि देखो, मैक्सिमम पेस पर क्या हो रहा है ना कि पॉजिटिव एनर्जी तो हमारे पास बहुत सारी है, लेकिन जो नेगेटिव एनर्जी है वो थोड़ी सी ही है। तो वो नेगेटिव एनर्जी की जो फॉर्म है ना, वो कुछ सालों के बाद ऑटोमेटिकली कलेक्टिव एनर्जी के साथ चेंज हो जाएगी। और गाइज, ये कोई बात मैं ऐसी हवा में नहीं बोल रहा हूं, बल्कि इस चीज को सपोर्ट साइंस भी करता है। तो गाइज, अब यहां पर अगर इस चीज को मान लिया जाए कि अगर कोई भूत होते हैं और वो अलग तरीके की एनर्जी को कैरी करते हैं, तो ये बात पूरे तरीके से क्लियर है कि भाई जिस भी एनर्जी को वो कैरी कर रहे हैं, वो आगे आने वाले 50 साल, 60 साल या 70 साल के बाद धीरे धीरे कमजोर होकर कलेक्टिव एनर्जी की इन्फ्लुएंस में आकर चेंज होगी। और यहां पर कलेक्टिव पॉजिटिव एनर्जी से मेरा मतलब है हम इंसानों की एनर्जी, जो कि अर्थ पर बहुत बड़े स्केल पर मौजूद है। तो गाइज, अब इस पॉइंट पर अगर दोनों ही चीजों को मिलाकर देखा जाए और ये मान लिया जाए कि जो वो स्पिरिट है वो किसी एनर्जी से बनी हुई है, तो नो डाउट इस अर्थ पर उसका भी एक सेलेक्टेड टाइम पीरियड मौजूद है।
मतलब वो टाइम पीरियड जहां तक मैक्सिमम वो इस अर्थ पर सरवाइव कर पाएगी। और ये चीज डिपेंड करेगी कि उस आइडेंटिटी के पास अपनी खुद की वो अलग सी एनर्जी कितने बड़ी क्वांटिटी में मौजूद है, साथ ही साथ उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। मान के चलिए कि अगर वो स्पिरिट एक ऐसी जगह पर रह रही है जहां पर हम इंसानों का आना जाना कम है, तो हमारी जो कलेक्टिव पॉजिटिव एनर्जी है वो उस तक कम ताकत में, या कह सकते हैं कि कम क्वांटिटी में उस तक पहुंच पाएगी। तो इस केस में वो आइडेंटिटी वहां पर लंबे समय तक सरवाइव कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर वो आइडेंटिटी वहीं पर सरवाइव कर पाएगी, क्योंकि एक पॉइंट के बाद उसकी जो एनर्जी होगी ना, वो भी धीरे धीरे हम ह्यूमंस की एनर्जी से रिप्लेस होगी ही होगी। तो गाइस, अगर टेक्निकल बेसिस पर और ओपनली इस सब्जेक्ट को अगर देखा जाए तो जी हाँ, साइंस भी कहीं ना कहीं इस बात को मानता है कि जो भूत होते हैं या स्पिरिट होती हैं, इनकी भी एनर्जी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद खत्म हो जाती है और इनका भी देहांत हमारी अर्थ पर जरूर होता है। आई होप गाइस, जो मैं समझाना चाहता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।